जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स ठिकाना पे। मैं वेक्टर्स चैप्टर का सेकंड वीडियो लेकर के आया हूं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी वेक्टर्स और उसके कंपोनेंट के बारे में। तो वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन, वेक्टर्स को हमने सीखा था और उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने समझा था। आई कैप, जे कैप, के कैप का क्या मतलब होता है, ये एक्स वाई जेड में कंपोनेंट्स का क्या मीनिंग होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट वीडियो को जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस सेकंड वीडियो के अंदर हम मेजरली कौन कौन से पॉइंट्स को कवर अप करने वाले हैं, आइए देखते हैं। हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में समझने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद पोजीशन वेक्टर, ये बड़ा काम आने वाला है मोशन इन 1D 2D के अंदर, और वैसे तो पूरे ही सिलेबस में काम आता है। और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में हम सीखने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज के साथ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर आज का पहला टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेक्टर्स को आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो, वेक्टर्स के साथ डायरेक्शन इंक्लूड होती है ना। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो ऐसे वेक्टर्स को आप कैसे प्लस कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट किसके साथ कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। तो अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन की बात हो तो आप स्केलर के साथ इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवीजन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास एक वेक्टर है 5 आई कैप, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर्टी समझनी है। तो 5 आई कैप एक वेक्टर है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे मान लीजिए 3 के साथ, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 5 3 15 और आई कैप, यानी नंबर और नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 और उसके साथ आई कैप ऐड हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका बड़ा आसान सा मीनिंग है, 5 आई कैप एक वेक्टर था जो कि एक्स वाली डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड रखता था। आपको इसे 3 गुना करना है। 3 गुना करना है मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है और मैग्नीट्यूड को 3 गुना कर दो। तो डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है तो आई कैप का आई कैप ही रहेगा और मैग्नीट्यूड 5 3 15 हो जाएगा, है ना। बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, है ना, ये एक वेक्टर है। तो क्या हम इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तो 10 को आप 2 और 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। 10 2 ज़ा 20 आई कैप, 10 4 ज़ा 40 जे कैप। यानी हम एक स्केलर क्वांटिटी के साथ वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है 10 आई कैप माइनस 40 जे कैप। अगर आप इस पूरे वेक्टर को 5 से डिवाइड करना चाहते हैं तो हम आई कैप वाले मैग्नीट्यूड को भी 5 से डिवाइड कर देंगे और जे कैप वाले मैग्नीट्यूड को भी 5 से डिवाइड कर देंगे। बड़ा आसान है डिवीजन। मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है एक स्केलर क्वांटिटी के साथ वेक्टर को। तो ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 8 जे कैप। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, सो यहां तक आप लिख लो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड इजीली किया जा सकता है एक स्केलर को वेक्टर के साथ, कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, लिखना और पढ़ना एक साथ नहीं। आप जब लिख रहे हो तब फटाफट कॉपी करो और जब मैं पढ़ा रहा हूं तब सिर्फ ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी शायद आपको पहले से आती है तो आप वीडियो को 2x करके देख सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, जहां पर हम बात करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो जब बात करेंगे हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में, तो ऐड या सब्सट्रैक्ट एक वेक्टर सिर्फ वेक्टर के साथ ही हो सकता है, स्केलर के साथ नहीं हो सकता है।
जैसे 5 मीटर में आप कभी 2 सेकंड को ऐड कर सकते हो क्या? नहीं, है ना? वैसे ही एक वेक्टर के अंदर आप हमेशा एक वेक्टर को ही ऐड कर सकते हो, स्केलर को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो आप 5 आई कैप में 3 को ऐड नहीं कर सकते हो, एक स्केलर को ऐड नहीं किया जा सकता। स्केलर कैन नॉट बी एडेड, स्केलर कांट बी एडेड। ठीक है, बड़ा आसान सी चीज है ना? मीटर में मीटर ही ऐड होगा, सेकंड में सेकंड ही ऐड होगा, टेम्परेचर में कभी सेकंड ऐड करते देखा है? नहीं। तो वेक्टर में स्केलर कैसे ऐड हो जाएगा? नहीं होगा। वैसे ही माइनस भी नहीं होगा। अब बात करते हैं वेक्टर्स में वेक्टर्स ऐड किया जा सकता है क्या? तो ध्यान दीजिए, मेरे पास ए वेक्टर है सपोज 2 i कैप प्लस 3 j कैप, और मेरे पास बी वेक्टर है, मान लेते हैं i माइनस जे कैप। क्या इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल, वेक्टर्स के अंदर वेक्टर ऐड कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, मेरे पास दो फोर्सेस हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में होगा, फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी। तो रिजल्टेंट क्या चीज होता है? इन दोनों को ऐड ही तो किया है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर कुछ इस तरीके से होता है, जब हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो आई कैप और आई कैप वाले मैग्नीट्यूड एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो 2 + 1 3 आई कैप। और जब माइनस करेंगे, सॉरी, जब जे कैप को ऐड करेंगे तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 जे कैप हो जाएगा। बेसिकली आपको आई कैप के कंपोनेंट्स ऐड करने हैं और जे कैप के कंपोनेंट ऐड करने हैं। तो यहां पर 3 और -1 मिलकर के कितना हो जाएगा? 2। तो फाइनल इज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये हमने क्या किया है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। प्लस का मतलब होता है बेटा रिजल्ट। प्लस का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज, रिजल्ट। कभी भी किसी सवाल में आपको पूछ लिया जाए कि ए और बी वेक्टर का रिजल्ट बताओ, मतलब क्या? ऐड करके बताना है आपको। ठीक है, क्लियर होना चाहिए ये चीज। एडिशन और रिजल्ट एक ही चीज होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो, यही सेम वेक्टर्स हैं, तो क्या किया जाएगा? ए पहले लिखा है, माइनस बी है, तो ए में से बी के कंपोनेंट्स को माइनस कर दो। जैसे यहां पर 2 - 1 हो जाएगा तो 1 बचा, आई कैप में कितना बचा? 1। ठीक है, और ए में से बी को माइनस करो, यानी कि 3 जे कैप माइनस -1 जे कैप, कितना हो जाएगा? 3 प्लस, ये क्या हो गया? प्लस 3 + 1, यानी कि 4 जे कैप। ये हो गया ए माइनस बी। हम चाहे तो इसे थोड़ा प्रॉपरली इस तरीके से लिख सकते हैं, 2i + 3j माइनस आई माइनस जे। तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो -i + j, है ना? इसके बाद आई कैप और आई कैप को सॉल्व करो, 2i - i यानी कि i, और 3 + 1 4 j कैप। कैसे भी सॉल्व करो सेम आंसर आएगा। सो दिस इज एडिशन ऑफ अ वेक्टर विद वेक्टर या सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये हमने एडिशन या सब्सट्रैक्शन कौन से फॉर्मेट में देखा है? जब आपने वेक्टर को आई कैप और जे कैप वाली फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी डायग्रामेटिकली फॉर्मेट में किस तरीके से ऐड करेंगे इसे हम थोड़ा सा बाद में सीखने वाले हैं। यहां तक कॉपी कर लो। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे यूनिट वेक्टर क्या चीज होता है। यूनिट वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1। हमने स्टार्टिंग में सीखा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में। और इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है? डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, कुछ फिक्स नहीं है। ना तो आई कैप फिक्स है, ना जे कैप फिक्स है, ना ही जेड कैप फिक्स है। जे कैप, के कैप फिक्स कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास एक वेक्टर होना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, चाहे तो ये डायरेक्शन हो, चाहे तो ये डायरेक्शन हो, चाहे तो ये डायरेक्शन, चाहे तो ये डायरेक्शन, या फिर बाहर की भी डायरेक्शन हो सकती है, पर मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए।
तो अगर मैग्नीट्यूड 1 है दैट मींस दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, मेरे पास ये एक वेक्टर है। तो इस वेक्टर को जरा ड्रॉ करके देखो ये बनता कैसे। एक्स में कंपोनेंट कितना है 2, वाई में कंपोनेंट कितना है थोड़ा ज्यादा 3। यानी ये वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा। हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा हुआ है वेक्टर कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, है ना। 2 और 3 एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं, तो जो मेन वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा रेक्टेंगल बनके। ठीक है, तो अगर मुझे इसी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, इसी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, और यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका होता है ए कैप। ए जो वेक्टर है उसी का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा ए कैप। ठीक है, अच्छा अब एक मिनट इधर ध्यान दो। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1। डायरेक्शन में कोई बदलाव होगा क्या? नहीं। आपको ए वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर चाहिए, इसका मतलब डायरेक्शन रहनी चाहिए सेम, पर मैग्नीट्यूड कितना हो जाना चाहिए 1। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन ही तो बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, इसलिए इसे डायरेक्शन वेक्टर भी बोला जाता है। एक ए वेक्टर वाली डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कैप। ठीक है, अभी यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है? देखो, ए वेक्टर में से अगर आप मैग्नीट्यूड को निकाल दो, है ना, जैसे 5 आई कैप को 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बच जाएगा? आई कैप बच गया। 1 आई कैप, 1 आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर हो गया, और ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही अगर ए वेक्टर का ही मुझे यूनिट वेक्टर बताना है तो इसी के मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूंगा। अब मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मेथड आपको पसंद है। सो इसी वेक्टर की अगर हम बात करें तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होता है? फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने सीखा हुआ है, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 रूट 13। तो इसे सेपरेटली लिखा जा सकता है 2 बाय रूट 13 आई कैप प्लस 3 बाय रूट 13 जे कैप। ये क्या हो जाएगा? ए वाली डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कि सर आपने ये जो लिखा है इसका मैग्नीट्यूड 1 है या नहीं है, तो आप दोनों के स्क्वायर को ऐड करके देख लो, 1 आना चाहिए, है ना। दोनों के स्क्वायर का ऐड करके देख लो, 1 ही आना चाहिए। ठीक है, सो बच्चों दिस इज यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब ये केवल डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, अब यहां से मुझे ये चीज भी समझ में आती है कि ए वेक्टर को लिखने का क्या तरीका होता है। ए वेक्टर को लिखने का तरीका होता है इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, है ना। यानी कि ए कैप क्या चीज था? यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। क्लियर है? ओके, जैसे ये एग्जांपल हमारे सामने है ही सही, दिस इज यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ये। यहां तक कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ सवाल दे रहा हूं, सॉल्व भी हम क्लास के अंदर ही करेंगे। आप लोग पॉज करके पहले ट्राई करो। ये कुछ सवाल हैं जिसे आप पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनता है तो मेरे वीडियो को पॉज करके देखना, और अगर सवाल बन जाते हैं तो आप आगे बढ़ के अगला टॉपिक पे मूव ऑन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहले सवाल में आपको टोटल 3 फोर्सेस दे रखे हैं, और तीनों फोर्सेस का नेट फोर्स आपको बताना है कितना होगा। फोर्सेस क्या होते हैं बच्चों? फोर्सेस तो वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर को ऐड करने का छोटा मोटा तरीका अभी हम सीख चुके हैं। ऐड करते कैसे हैं दो वेक्टर्स को। तो ये तीन वेक्टर्स हैं, आपको इन तीनों वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर सॉल्व करना पड़ेगा। ए वेक्टर को क्या लिखें, 2i कैप प्लस 2j कैप, प्लस बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, 2i माइनस 2j, प्लस सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, -4i कैप। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है कि वेक्टर्स को वेक्टर में ऐड करने का क्या तरीका होता है। आई कैप वाले टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 2 + 2 4 -4, आई कैप में कितना हो गया, 0i कैप। जे कैप को सॉल्व करो तो 2j कैप -2j कैप कितना हो गया, 0j कैप। यानी इन तीनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, 0 वेक्टर, 0 नहीं 0 वेक्टर। सो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, दैट इज 0 वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सेकंड सवाल पे। सेकंड सवाल क्या कहता है, ए आपके पास है 2 सेंटीमीटर, दैट इज 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको ड्रॉ करते चलते हैं। तो ये हमने क्वाड्रेंट बना दिए चारों। एक्स एक्सिस से 60 डिग्री ऊपर पे हमारे पास 2 सेंटीमीटर यानी 2 लेंथ का एक वेक्टर है, और ये ए वेक्टर है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 2। मेरे पास बी वेक्टर है, मेरे पास बी वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड भी 2 के बराबर दे रखा है। आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। क्या करें, अभी आपने एडिशन तो सीखा नहीं है, एडिशन के और बहुत सारे तरीके होते हैं, हम सीखेंगे। पर जितना हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप पहले इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो। बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे, देखो इसका मैग्नीट्यूड है 2, एंगल है 60, तो 2 cos 60 एक्स एक्सिस में कंपोनेंट आ जाएगा, y में क्या आ जाएगा, 2 sin 60। हाँ या ना, जहां पर एंगल होता है उधर की साइड cos कंपोनेंट, दूसरी साइड sin कंपोनेंट। वैसे ही अगर इस b को आप तोड़ेंगे तो b के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक यहां पर आएगा 2 cos 60 और एक नीचे की तरफ आ जाएगा 2 sin 60। ठीक है, तो अब इन चारों को आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर को लिखा जा सकता है 2√3/2 आई कैप, सॉरी जे कैप, और 2 cos 60 यानी 2/2 दैट इज 1 आई कैप। तो ए वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, और बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, आई कैप में तो आप लिखेंगे 2 cos 60 यानी 2/2 आई कैप, और जे में नेगेटिव लगा देना क्योंकि ये माइनस जे वाली डायरेक्शन है। माइनस जे वाली डायरेक्शन में 2 sin 60, सो ये हो जाएगा 2√3/2 जे कैप। नेगेटिव का नेगेटिव इसलिए क्योंकि जे कैप में नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ए वेक्टर हमने निकाल दिया, बी वेक्टर हमने निकाल दिया। आपको ए प्लस बी अगर सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, आपको ए प्लस बी निकालना है, दोनों वेक्टर्स का एडिशन। तो a प्लस बी के लिए हम इन दोनों को ऐड करते हैं। आई कैप में आई कैप ऐड करो, पहले मैंने जे कैप लिख दिया है बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे एक सिंपल फॉर्मेट में वापस से कन्वर्ट कर सकते हो, आई कैप को पहले लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आई कैप में हमेशा आई कैप को ही ऐड करना है। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 आई कैप। और ध्यान से देखिए जे कैप वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, 2√3/2 -2√3/2 यानी कि 0 जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है। यानी फाइनल आंसर कितना आ गया, ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 2 आई कैप। बताओ यहां तक समझ में आया। ये चीज हम ऑलरेडी सीख चुके थे कि कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ सकते हैं। फिर कंपोनेंट्स में तोड़ करके आपने ए वेक्टर को लिख दिया, बी वेक्टर को लिख दिया आई कैप और जे कैप में, इन दोनों को ऐड करना हमें आता है। क्लियर है, ठीक है, कॉपी कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं आगे। तो तीसरा सवाल क्या कहता है कि आपको यूनिट वेक्टर बताना है जो कि 4, -8 की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है,
अच्छा, कहां से पॉइंट कर रहा होगा बेटा? ओरिजिन से, है ना, लिखा नहीं जाता है, आपको ये समझना पड़ता है। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पॉइंट हमारे पास है -4 और -8। इस पॉइंट पे ओरिजिन से एक वेक्टर है। सबसे पहली बात, क्या आप इस वेक्टर को आई कैप जे कैप में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। -4 का मतलब होता है कि ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? -4, यानी 4 लेंथ -x में, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 8 के बराबर, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, सो दिस इज -8, दिस इज -4। सो बेसिकली ये -4 और -8 क्या चीज है? कंपोनेंट ही तो है। अगर आप इस वेक्टर के दो कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट यहां पर आएगा, एक कंपोनेंट यहां पर आएगा। तो इस वेक्टर को आप -4 आई कैप -8 जे कैप लिख सकते हो ना, ये इसके कंपोनेंट ही तो हो गए। क्लियर है? ठीक है, इस वेक्टर को अगर कोई -4 -8 पॉइंट की तरफ एक वेक्टर है ओरिजिन से, है ना, ये ओरिजिन लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है ना। तो ओरिजिन से यहां पर अगर कोई एक वेक्टर है तो उस वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है। अब सवाल क्या है, इसी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर बताना है। ठीक है, मतलब इसका यूनिट वेक्टर बताना है। तो इसका यूनिट वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो? तरीका याद है यूनिट वेक्टर निकालने का? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर आपको पता है, -4 आई कैप -8 जे कैप डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड, यानी 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट। खत्म। सो कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64 प्लस 16, दैट इज 80। सो √80 हम दोनों के साथ इंडिविजुअली लगा देंगे। -4 बाय √80 आई कैप -8 बाय √80 जे कैप। सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर along द डायरेक्शन -4 -8। आप चाहें तो इसे और स्मॉलर फ्रैक्शन में लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ऑप्शन में जिस तरीके से दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 3 आई कैप एंड +4 जे कैप। सो 3 आई कैप +4 जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ये तो बड़ा आसान हो गया, है ना। सो हमारे पास अगर वेक्टर है 3 आई कैप +4 जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर बताना है। मतलब इसी वेक्टर को मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर इज 3 आई कैप +4 जे कैप डिवाइडेड बाय 16 + 9 25 का रूट 5 आ जाएगा। सो 3/5 आई कैप 4/5 जे कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर। यानी अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 ही आएगा, और ये एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, लास्ट सवाल सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 5th क्वेश्चन। सो अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए दैट इज 2 आई कैप +3 जे कैप, इसे जरा ड्रॉ करके देखो। एक्स में तो 2 कंपोनेंट आएगा, वाई में 3 कंपोनेंट आएगा, थोड़ा सा बड़ा। तो कहीं ये वेक्टर इस तरीके से दिखाई देगा। आपको इसका वाई एक्सिस के साथ का एंगल चाहिए, मतलब आपको ये थीटा बताना है। आपको ये थीटा बताना है। बड़ा आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है। ये जो वेक्टर है ये 3 और 2 से मिलकर के बना है ना, इसीलिए इसे 2 आई कैप +3 जे कैप बोलते हैं। तो अगर आप यहां पर कुछ लाइंस को ज्वाइन करते हो तो ये रेक्टेंगल बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, रेक्टेंगल बनेगा। अगर ये रेक्टेंगल बनेगा तो अगर ये 3 है तो ये वाली साइड भी 3 हो जाएगी, और अगर ये 2 है तो इसके सामने वाली साइड, इसकी लेंथ भी तो 2 के ही बराबर होगी, हाँ या ना। अगर ये 2 है तो इसके सामने वाली साइड की लेंथ भी तो 2 के ही बराबर होगी।
अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो, क्या आप टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा सकते हो? परपेंडिकुलर मतलब थीटा के सामने वाली साइड 2, और बेस मतलब थीटा के साथ वाली साइड 3। सो थीटा कितना आ जाएगा? y वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो इस वेक्टर का एंगल है दैट इज टेन इनवर्स 2/3। दिस इज आंसर। इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है ऐसे सवालों के आंसर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन करो, फिर हम अगले टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आपने अभी तक एडिशन ऑफ वेक्टर सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में सीखा है, जहां पर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक एक्स में होता है, एक वाई में होता है। तो अगर ऐसा है तो आप एक रेक्टेंगल बना देते हो और डायगोनल ही आपका वेक्टर होता है, उनका रिजल्टेंट। और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? दोनों के स्क्वायर के एडिशन का रूट, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हो। अभी हम जनरलाइज केस देखने वाले हैं कि मेरे पास कोई भी रैंडम दो वेक्टर्स हैं, उनका एडिशन कैसे किया जाएगा। सो द हेडिंग इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो, मेरे पास कोई दो रैंडम डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं बी मान लेता हूं और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए मान लेता हूं। इन दोनों के बीच का एंगल मैं थीटा मान लेता हूं। ठीक है, ताकि हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो कि इनके मैग्नीट्यूड और इनके बीच के एंगल से मिलकर के बनेगा। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट करने के लिए हमारे पास टोटल तीन तरीके होते हैं। देयर आर थ्री मेथड्स, जिसमें से दो काम के हैं, तीसरा तो उसी का एक सब पार्ट है। तो पहला मेथड कौन सा हो जाएगा बेटा? ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगुलर लॉ। ठीक है, समझेंगे क्या होता है। दूसरा हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा होता है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ तो इन्हीं दोनों लॉज का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन होता है, एक एक करके तीनों को समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे हम पहले समझेंगे पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। सो पैरेललोग्राम मेथड या लॉ, इस लॉ के अंदर अगर आपको किसी दो वेक्टर्स का एडिशन करना है तो सबसे पहले आपको दोनों के टेल को ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले ज्वाइन टेल। दोनों के टेल को ज्वाइन किया, इसके बाद दोनों को एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम मानते हुए एक पैरेललोग्राम बनाओ, इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए। ठीक है, ये जो दो वेक्टर्स है ना, इन दोनों को आप एक पैरेललोग्राम के आजू बाजू वाली साइड्स मानो। देखो इसी तरीके से बनेगा पैरेललोग्राम। इन दोनों के टेल को तो मैंने ज्वाइन कर ही दिया है, तो दो साइड्स तो मुझे मिल ही गई है। इसी के पैरेलल एक साइड बनानी है और इसके पैरेलल एक साइड और बनानी है। क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब इस पैरेललोग्राम में आप बनाइए डायगोनल। डायगोनल कहां से कहां तक बनाओगे? टेल से अपोजिट एंड तक। ये जो टेल था दोनों का जो ज्वाइन किया था, वहां से अपोजिट एंड तक एक वेक्टर बनाओ। ठीक है, डायगोनल बना दो। तो ये जो डायगोनल है यही रिजल्टेंट होगा ए और बी का। दैट मींस ए प्लस बी इज इक्वल टू आर के बराबर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड किया तो ये मिल जाएगा आपको आर वेक्टर। डायग्राम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप ए और बी को एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बनाओ, टेल ज्वाइन करके, है ना। एक साइड सामने, एक साइड सामने, सेम टू सेम पैरेलल साइड्स। तो ये जो डायगोनल है ना, यही डायगोनल आपका रिजल्टेंट कहलाता है ए और बी का। रिजल्टेंट मतलब एडिशन ऑफ ए एंड बी।
और ये जो रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन कहां की तरफ होगा? टेल से बाहर की तरफ, दूसरे एंड की तरफ। क्लियर है? ये नोट कर लो। अब हम इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं कि अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें ए पता है, इसका मैग्नीट्यूड आपको बी पता है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। हमें क्या क्या दे रखा है? ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं या दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं या दे रखा है। ये सारा डेटाज हमको गिवन है। हमें निकालना क्या है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, है ना? ये कैसे निकाला जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पर ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए उसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इसे ड्राइव करते हैं। बड़ा बड़ा शॉर्ट तरीका है। तो डेरिवेशन देखो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है जो कि डायरेक्ट रटना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यार एक बार मुझे कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो मेरे दिमाग में रहेगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, भले ही उसके बाद हमें यूज ना पड़े इस चीज का, बट एक बार समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा ए वेक्टर, यहां पर हो गया हमारे पास बी वेक्टर। हमने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना दिया, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट आर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है। अब सबसे पहले आप एक काम करिए, एक कंस्ट्रक्शन करो। यहां से हमने एक वर्टिकल लाइन बनाई और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैं यहां पर इसका मैग्नीट्यूड ए लिख देता हूं, यहां पर इसका मैग्नीट्यूड बी लिख देता हूं। ठीक है, तो अगर ये वाला मैग्नीट्यूड बी है तो क्या इसके सामने वाली साइड भी बी लेंथ के ही बराबर होगी? ऑब्वियसली, है ना? पैरेलल साइड है सामने वाली, तो ये वाली साइड भी बी के ही बराबर होगी, तो ये वाली साइड का मैग्नीट्यूड भी बी के बराबर हो गया। ये एंगल अगर थीटा था तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो यहां पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, बेस वाली साइड का मैग्नीट्यूड क्या बी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा? ये तो हमने सीखा है ना कि कोई भी साइड है तो उसका थीटा एंगल के साथ वाली साइड कितनी होती है? ए कॉस थीटा, और सामने वाली होती है ए साइन थीटा। वैसे ही ये कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा, और सामने वाली साइड हो जाएगी बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, ये दोनों, है ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर करो। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल सा दिखाई दे रहा है आपको। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा और हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर हो गया बी साइन थीटा। आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यही तो रिजल्ट है। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। सो एच इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कंटिन्यू में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर के 1 आ जाएगा प्रॉपर्टी। तो क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। यही तो रिजल्टेंट है। हाइपोटेन्यूज क्या था? रिजल्टेंट। इस तरीके से आप ए और बी दो वेक्टर्स के रिजल्ट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। ठीक है, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड या तो ऐसे लाइंस बना दो या फिर अब हम सीधा सीधा आर लिख देंगे। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। यहां तक क्लियर है? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
पॉज करके लिख लो। तो इसके बाद सेकंड मेथड ऑफ एडिशन है, दैट इज ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? देखो, एडिशन करने के बाद रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हम सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ एक और तरीका है समझने का, समझो। वही दो वेक्टर्स हम वापस कंसीडर करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्ट बनाने का एक तरीका और है। क्या तरीका है? कि आप दोनों वेक्टर्स को कंटिन्यूअस तरीके से बना लो। जैसे ए वेक्टर को हमने एज इट इज रखा और बी वेक्टर को मैं शिफ्ट करके यहां पर ले आता हूं। क्या बी वेक्टर को इस तरीके से बनाया जा सकता है? बिल्कुल बना सकते हैं। बी वेक्टर को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, क्या दिक्कत है ना? इस तरीके से मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया। पहले ये यहां पर था, अब मैंने इसे यहां पर बना दिया। तो अगर आप वेक्टर्स को कंटिन्यूअस तरीके में ड्रॉ कर देते हो, ये कंटिन्यूअस मेथड, एक जहां पर खत्म हुआ है दूसरा वहां से स्टार्ट हुआ है, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस मेथड। कंटिन्यूअस मेथड में अगर दो वेक्टर्स को बना दिया तो फर्स्ट वाले का टेल और सेकंड वाले का हेड, इसे ज्वाइन करो, ये होता है रिजल्टेंट। ये क्या होता है? रिजल्टेंट। रिपीट कर रहा हूं मैं, दो वेक्टर्स को कंटिन्यूअस बनाओ। कंटिन्यूअस के लिए एक जहां पर खत्म होता है दूसरा वहां से स्टार्ट होगा। तो इस कंटिन्यूअस फॉर्मेट में अगर आप ए और बी को लेकर के आते हो तो ए की स्टार्टिंग और बी का एंडिंग, यहां से यहां तक एक वेक्टर अगर आप बनाओगे, यही रिजल्टेंट होगा। इसे बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। यहां पर एक ट्राइंगल बनाया गया है इंस्टीड ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसलिए इसे कहा जाता है ट्राइंगल लॉ। बड़ा आसान सा नियम है, क्या क्लियर है? ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ट्राइंगल लॉ। और रिजल्टेंट की जहां तक हम बात करें तो बच्चों ये सेम ही चीज है ना, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बदल थोड़ी जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा को हमने मेंशन कर दिया है। ये हो गया आपका ट्राइंगल लॉ। ठीक है, अगला हम देखते हैं पॉलीगन लॉ। देखो, पॉलीगन लॉ और कुछ नहीं, ट्राइंगल लॉ का ही बड़ा भाई होता है, एक्सटेंडेड वर्जन होता है। जैसे ट्राइंगल लॉ के अंदर दो साइड्स अगर कंटिन्यूअस है तो तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में बनानी होती है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब, जैसे ये दो साइड्स हैं, अगर मैं कंटिन्यूअस तरीके से तीसरी साइड बनाऊं तो ये तो हो गया कंटिन्यूअस तरीका, बट मुझे कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस तरीके से बनाना है तीसरी साइड को, ऐसे। यही रिजल्टेंट होता है। तो पॉलीगन लॉ के अंदर क्या हो जाएगा, दो से ज्यादा साइड्स हैं, एक दो तीन, ये लो। अगर ये तीनों कंटिन्यूअस हैं बिल्कुल कंटिन्यूअस ही बनाया मैंने, एक जहां पर खत्म हुआ है दूसरा स्टार्ट हुआ है, दूसरा जहां खत्म हुआ है तीसरा स्टार्ट हुआ है। इन तीनों का अगर मुझे रिजल्टेंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट की स्टार्टिंग और लास्ट वाले की एंडिंग को ज्वाइन कर दो, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, जो कि a प्लस बी प्लस सी को शो करेगा। क्लियर है क्या? ये पॉलीगन लॉ है। एक और एग्जांपल, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, पांच वेक्टर, छह वेक्टर, सात वेक्टर, इन सभी का एडिशन करना है। ये सारे के सारे कंटिन्यूअस हैं। क्या करें, फर्स्ट वाले का स्टार्टिंग और लास्ट वाले का एंडिंग कलर चेंज कर देते हैं। यहां पर ये रिजल्टेंट था, यहां पर फर्स्ट से लास्ट ये हो गया रिजल्टेंट। क्लियर है क्या? तो इसी से मिलता जुलता एक सवाल, अगर मेरे पास एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर ऐसे कंटिन्यूअस है तो इन सभी का रिजल्ट कितना होगा? ये सारे के सारे वेक्टर्स है, ए बी सी और डी। मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बताना है, क्या करें, रिजल्ट कितना आएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा। कितना आएगा? जीरो वेक्टर। देखो, अगर ये लास्ट वाली लाइन, अगर लास्ट वाला वेक्टर कुछ इस तरीके से होता तो आप रिजल्ट को कैसे बनाते, ऐसे बनाते, हाँ या ना? इधर ही ध्यान देना। अगर ये लास्ट वाला वेक्टर और करीब आ जाता कुछ इस तरीके से तो आप रिजल्टेंट कैसे बनाते, यहां से यहां तक और छोटा हो जाता रिजल्टेंट।
तो अगर ये लास्ट वाला वेक्टर कोई जगह छोड़ ही नहीं रहा है, सीधा का सीधा स्टार्टिंग पे टच हो गया, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच के वेक्टर को ही तो बोलेंगे जो कि जीरो है। तो रिजल्टेंट कितना आ गया? जीरो। इसे क्या बोला जाता है? क्लोज कंटिन्यूअस वेक्टर्स का एडिशन कितना होगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहां तक भी लिख लो पॉज करके। सो थ्योरेटिकल पार्ट को अब थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं, पहले कुछ सवाल जवाब देख लेते हैं इन्हीं टॉपिक के बेसिस पर। तो यहां पर कुछ सवाल है, स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम हैं, दोनों ही वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड a के बराबर है। ये मैंने वेक्टर नहीं लिखा है, देखो वेक्टर लिखता तो यहां पर एक लाइन खींची जाती, मैंने लाइन नहीं खींची है। मतलब ये इसके मैग्नीट्यूड को बताता है, ये भी इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 60 पर है, तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस एंगल बिटवीन देम। यहां पर ए और बी दोनों का ही मैग्नीट्यूड ए के बराबर गिवन है, तो क्या लिखेंगे? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस 60। सॉल्व करो। 2a स्क्वायर प्लस 2a² कॉस 60 यानी 1/2। टोटल हो गया 3a स्क्वायर यानी √3 और a बाहर। रिजल्ट कितना आ जाएगा? √3a। डायग्राम में कैसे बनेगा? डायग्राम में कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो रिजल्टेंट आएगा दिस इज √3a के बराबर। a रूट के बाहर है, ठीक है। ये आपको रटना है, आप बार बार ये चीज सॉल्व नहीं कर सकते। 60 डिग्री एंगल पर दो सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स का रिजल्ट आएगा √3a। वैसे ही दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, इनका रिजल्ट कितना आएगा? a² प्लस 2 इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कितना हो गया? √2a के बराबर, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल पर आपका रिजल्टेंट √2a के बराबर होता है, यह भी आपको रटना है। तीसरा रिजल्ट, अगर दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड 120 डिग्री पर हैं, तो रिजल्टेंट कितना होगा? a² प्लस 2 इंटू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा? -a²। तो a² और -a² कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा a² का रूट यानी कि a। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर 120 पर दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, तो इनका रिजल्टेंट भी a के ही बराबर होता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि सेम डायरेक्शन में है, एक वेक्टर है 3, एक वेक्टर है 4, इनका रिजल्ट कितना होगा? हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 3² प्लस 4² प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो सॉल्व करो। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 25 प्लस 24 49 का रूट कितना आ जाएगा? 7। आंसर कितना हो जाएगा? 7। अब आपको कभी भी दो वेक्टर्स 0 डिग्री एंगल पर मिलेंगे, तो उनके एडिशन के लिए आप इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला यूज मत करना, आप डायरेक्टली इनको ऐड कर सकते हो। 4 + 3 7 ही आएगा। 4 + 3 7 ही आएगा। अरे भैया, अगर किसी ब्लॉक पर, किसी बॉडी पर दो दोस्त सेम डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं, तो क्या दोनों धक्का ऐड नहीं हो जाएंगे? सेम डायरेक्शन है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड ऑन हो जाएगा। वही वाली बात तो है कि 4 और 3 यहां पर ऐड होकर के 7 बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे, ठीक है।
वैसे ही अगर दो दोस्त अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं, एक 4 का धक्का इधर लगा रहा है, एक 3 का धक्का इधर लगा रहा है, तो जो बड़ा होगा वो जीतेगा, है ना। रस्सी खींच वाला एग्जांपल आप समझ सकते हो। तो कौन बड़ा है, 4 वाला बड़ा है, तो रिजल्टेंट 1 आना चाहिए। प्रूफ करके देख लेते हैं। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 180। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180। इसे आप ऊपर शिफ्ट करके लाओगे, इसे आप ऊपर शिफ्ट करके लाओगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। कॉस 180 कितना हो जाएगा, -1। सो 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 -24 का रूट। तो 25 -24 1 का रूट 1 आंसर, यही आना चाहिए था। ठीक है, तो यहां से हमने बहुत सारी चीजें क्लियर करी है कि 60 90 120 पर वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं। सेम मैग्नीट्यूड है तो रिजल्ट आप सीधा सीधा याद रख सकते हो। सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स सीधे ऐड हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर ऐड करना है तो वो माइनस हो जाएंगे। 4 - 3 दैट इज 1। ठीक है, तो आप पॉज करके यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर अगले सवाल सॉल्व करते हैं। So next is, if two vectors of magnitude 3 and 4, then resultant may be। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इधर ध्यान देना। अगर मेरे पास 3 और 4 के दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बट रिजल्ट मैग्नीट्यूड कितना है, 3 और 4, तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है ना। देखो, अगर 3 और 4 सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये होता है मैक्सिमम, ये क्या होता है, मैक्सिमम। अगर आप एडिशन का एक फॉर्मूला अप्लाई करते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ये वाली वैल्यू सबसे मैक्सिमम, रिजल्ट सबसे मैक्सिमम तब आएगा जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, और वो होती है 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री ये होता है, 0 डिग्री पर रिजल्टेंट सबसे ज्यादा आता है। तो 4 और 3 का एग्जाम्पल लेकर के चलें तो 7 सबसे ज्यादा एंगल रिजल्टेंट होगा। और जैसे जैसे आप इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ाते जाओगे, इनका जो रिजल्टेंट है 7 से धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप और एंगल बढ़ाते जाओगे, 4 और 3, इस वक्त पे रिजल्टेंट 5 हो जाएगा। और एंगल बढ़ाओगे तो रिजल्टेंट और कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा रिजल्टेंट कम कब हो जाएगा, जब 3 वाला एकदम 180 वाले एंगल पर पहुंच जाएगा। रीजन के साथ समझते हैं। ये पूरी वैल्यू सबसे कम कब होगी, जब cos थीटा सबसे कम होएगा, -1। -1 कब होता है, 180 एंगल पे। उसी वक्त सबसे कम वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है, लास्ट एग्जांपल। सो इस वक्त पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 4 - 3, यानी कि 1 का रिजल्ट आ जाएगा। सबसे ज्यादा 7, सबसे कम 1, और इनके बीच का हर एक वैल्यू एंगल चेंज करके लाया जा सकता है। यानी कि इनका जो रिजल्ट लाई करेगा वो 1 से 7 के बीच में हर एक वैल्यू पॉसिबल है एट डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, है ना। यानी क्या पॉसिबल नहीं है, 7 से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 1 से कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल है वो 1 और 7 को इंक्लूड करके इनकी बीच की वैल्यूज पॉसिबल है। आई होप ये चीज क्लियर है। ग्रेट, तो हम सेकंड लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगर आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है, यहां पर लाइंस बनी हुई हैं, ध्यान से देखना, लाइंस बनी है, वेक्टर का निशान बना हुआ है, मतलब ये वेक्टर को डिस्क्राइब करता है।
तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्ट कौन है? आर वेक्टर। ठीक है, आप एक पैरेललोग्राम बनाएंगे जिसमें दो साइड्स तो होंगी ए और बी, और डायगोनल कौन हो जाएगा? रिजल्टेंट। ठीक है, इसी के अंदर आपको एक और कंडीशन दे रखी है कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ए और बी के स्क्वायर का एडिशन है ना, मतलब इस तरीके से आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बताना है। देखो यहां से आप क्या बता सकते हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बोल सकते हैं। मतलब रिजल्टेंट इसका रूट होता है ना, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये रूट हट जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह आप क्या डाल सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। दैट मींस यहां पर क्या बचा? 0 इज इक्वल टू 2ab कॉस थीटा। ए बी और 2 को नीचे ले जाओगे तो कॉस थीटा 0 के बराबर। तो थीटा कितना आ चुका है? 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ऐसा जब भी आपको रिलेशन दिखाई देगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा ये रिलेशन कब पॉसिबल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल पे ही तो होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड्स के स्क्वायर का एडिशन। तो ये तो 90 डिग्री देखते ही पता पड़ जाना चाहिए। आज के बाद हमें ये देख के ही पता पड़ जाएगा कि 90 डिग्री एंगल की बात हो रही है। क्लियर है? तो आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है कि टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, हमने दो बराबर वेक्टर्स 60, 90, 120 पर निकाले हैं रिजल्टेंट। अब कोई भी जनरलाइज एंगल थीटा है तो दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज एंगल थीटा। रिजल्टेंट कितना होगा? मैग्नीट्यूड बताना है। क्या करें? आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, जो कि ए के ही बराबर है, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होगा। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको दो प्रॉपर्टीज पता होगी ट्रिग्नोमेट्री की। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टी शायद आपको पता होगी। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर आपने यहां पर थीटा लिखा है तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको बेसिक मैथ्स में लिखा ही है ये प्रॉपर्टी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज करो। 1 प्लस कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पर प्लेस करते हैं। कितना आ गया रिजल्ट? 2 2 जा 4, 4 का रूट 2, ए स्क्वायर का रूट ए, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा बाय 2। तो दिस इज जनरलाइज रिजल्ट। आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं। दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का रिजल्ट एट एन एंगल थीटा इज 2a cos थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये तो रही कुछ सवालों की प्रैक्टिस, और अभी हम और बहुत सारे सवाल करेंगे। पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को और समझ लेते हैं, सब्सट्रैक्शन वाले पार्ट को और देखते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और अभी तक हमने देखा हुआ है कि दो वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरीके से डिनोट किया जाता है?
पैरेललोग्राम बनाने के बाद उसका जो डायगोनल होता है वही रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट? यहां तक हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब एक छोटी सी चीज और, अगर रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल हम अल्फा मान लेते हैं और बी के साथ एंगल बीटा मान लेते हैं, तो हम अल्फा एंगल भी निकाल सकते हैं। किस फॉर्म के अंदर? टेन अल्फा, और टेन बीटा भी निकाल सकते हैं। तो इसका भी बड़ा छोटा सा डेरिवेशन है, फटाफट से देख लेते हैं। पहले आपको रिजल्ट लिखा देता हूं। आप अल्फा एंगल ए के साथ देख रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, और ऊपर बी साइन थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा कौन सा एंगल होता है? ए और बी के बीच का जो टोटल एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल, दैट इज थीटा एंगल। बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो अल्फा यानी कि ए के साथ का जो एंगल होगा रिजल्टेंट का, उसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका छोटा सा प्रूफ है, बहुत ही छोटा, फटाफट से देख लेते हैं। देखो यहां पर हमने एक कंस्ट्रक्शन किया था, जब हमने डेरिवेशन देखा था तो यहां पर एक कंस्ट्रक्शन किया था इस तरीके से, ये वाला ट्राइंगल। तो अगर ये वेक्टर बी है तो पैरेलल शिफ्ट करके ये वाला वेक्टर भी तो बी वेक्टर ही हो जाएगा, और ये वाला पूरा एंगल थीटा एंगल के ही बराबर हो जाएगा। सो दिस सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? बी साइन थीटा, और बेस को हम बोलेंगे बी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अभी इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर देखो, ये यहां से ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल, यहां से ये वाला ट्राइंगल, तो इसके अंदर आप टेन अल्फा लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा? देखो परपेंडिकुलर कितना हो गया? परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, वही लिखा हुआ है। बेस कितना हो जाएगा? देखो यहां से यहां तक ए मैग्नीट्यूड है, और ये वाला मैग्नीट्यूड कितना है? बी कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, बड़ा छोटा सा डेरिवेशन है। तो अब ना हम इस रिजल्ट को भी हमेशा के लिए याद रख लेंगे कि अगर आपको ए के साथ रिजल्टेंट का एंगल चाहिए, ध्यान से देखना, ए के साथ रिजल्टेंट का एंगल चाहिए तो उसे अल्फा इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसके साथ का एंगल है वो वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे अकेला, बाकी दूसरे का साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नीचे, है ना? याद करने का एक तरीका है। वैसे ही सिमिलरली टेन बीटा क्या लिख सकते हो आप? टेन बीटा को हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। अपोजिट कर दो, ए और बी को एक्सचेंज कर दो। ठीक है, तो दिस इज दी रिजल्टेंट का एंगल विद वेक्टर ए एंड विद वेक्टर बी। आई होप यहां तक क्लियर है। ये भी लिख लो, इसके बाद हम सबट्रैक्शन पे स्टार्ट आगे करते हैं। ठीक है, आप लोग पॉज करके लिखिए, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही सीखा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल का रीकैप बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मेरे पास एक वेक्टर ए मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 4 इधर की साइड है, और दूसरा वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड 3 अपोजिट साइड पर है, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैं अगर ऐड करूंगा, यानी इन दोनों को मैंने रिजल्ट किया है, तब मेरा रिजल्ट 1 आ रहा था। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था? 1। यहां पर मैंने कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं किया था, ये दोनों वेक्टर्स को ऐड ही किया था हमने। अब क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 180 है, इसलिए रिजल्टेंट कितना आ रहा था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस 1 होता है, इस वजह से यहां पर माइनस आ गया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट a माइनस बी। तो जब हमने दो वेक्टर्स का एडिशन किया था तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इन दोनों मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है,
ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर वेक्टर्स ऐड ही हो रहे थे। क्लियर है ना? अभी तक हमने सब्सट्रैक्शन नहीं सीखा है, अभी सीखेंगे हम सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। देखो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं एक वेक्टर मेरे पास ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 4 मान लेते हैं, दिस इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मेरे पास एक और वेक्टर है, मान लेते हैं दिस इज बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड है 3 के बराबर। ठीक है, मुझे ए प्लस बी करना था। अगर मैं ए प्लस बी करूंगा तो क्या लिखूंगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, दोनों के बीच का एंगल 0। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद हमने शॉर्टकट देखा था 4 + 3 डायरेक्टली 7 आ जाता है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 7 के बराबर। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम करेंगे a माइनस बी कैसे करते हैं। वेक्टर a माइनस बी वेक्टर या वेक्टर b, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको समझना पड़ेगा कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर बता क्या रहा है। जैसे आप मैथ्स के अंदर 4 - 3 लिखते हो, तो इसका मतलब होता है 4 + -3। याद है? क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही a माइनस बी वेक्टर का मतलब ही ये होता है कि a वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ b वेक्टर। हमने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग में, है ना? यानी यहां से a वेक्टर और b वेक्टर के नेगेटिव को आपस में ऐड करना है। तो सब्ट्रैक्शन बेसिकली एडिशन ही होता है, एक वेक्टर का नेगेटिव दूसरे वेक्टर में ऐड किया जाता है। तो सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। a वेक्टर कैसा है? a वेक्टर हो गया, देखो ये रहा, जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। अभी b वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसा होगा? अपोजिट विद इक्वल मैग्नीट्यूड। तो आप डायरेक्शन जस्ट रिवर्स कर दोगे इधर की साइड। तो b वेक्टर को अगर आप जस्ट रिवर्स कर दोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 3 के ही बराबर होगा, पर इसे हम माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं। अब बेसिकली a माइनस बी मतलब a प्लस माइनस बी करना है, यानी a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, इन दोनों को मुझे सिंपल रिजल्ट करना है, एडिशन करना है। इन दोनों का रिजल्ट कैसे लिख सकते हो? सो क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में है तो 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। और मैथमेटिकली किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखना, मैं आपको फॉर्मूला भी यहीं पर डिराइव करा देता हूं। दो वेक्टर्स हैं, तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, सो कॉस इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? a और माइनस बी के बीच का 180, हाँ या ना? इस पूरे का रूट। तो बेसिकली क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर b स्क्वायर, कॉस 180 होता है -1, तो -2ab का रूट, तो कितना आ जाएगा? a माइनस बी। इसीलिए हमने क्या किया था? 4 - 3। क्या किया था? 4 - 3। यहां तक क्लियर है? फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं अभी कराऊंगा। ये मैंने इसी सवाल को, जो मैंने सवाल यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, इसको मैंने 4 - 3 क्यों लिखा है यही मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। ठीक है, अभी हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो कोई भी दो वेक्टर्स आप जनरल मान लो, ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया। a और b के बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा। किसके? a और b के बीच का। आपको क्या बताना है? आपको बताना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर बताना है। ठीक है, जनरलाइज हम रिजल्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर का रिजल्ट का मैग्नीट्यूड है ना, क्या करेंगे? इसे a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी दो वेक्टर्स को अगर मुझे ऐड करना है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? a स्क्वायर प्लस सेकंड वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, माइनस b का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू फर्स्ट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस दोनों के बीच का एंगल। देखो ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। आपको ए और बी तो ऐड करना नहीं है, आपको क्या ऐड करना है, ए और माइनस बी। तो माइनस बी कहां पर हो जाएगा, नीचे की साइड होगा ना, दिस इज माइनस बी। तो आपको ए और माइनस बी ऐड करना है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल है ना। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से ये थीटा हटा देंगे, 180 माइनस थीटा। तो जब आप इन दोनों का रिजल्ट देख रहे हो तो यहां पर कितना आना चाहिए, 180 माइनस थीटा। सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, चलो बाद में सॉल्व करते हैं, 2ab कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा, 180 है तो कॉस चेंज नहीं होगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये 180 माइनस थीटा, तो कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस और इसका रूट। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सो इस रिजल्ट के बाद हम एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद बोथ द वेक्टर्स भी एनालाइज कर लेते हैं। दिस इज ए वेक्टर, ये पुराना बी वेक्टर, हमें ए और माइनस बी का रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो ए और बी का रिजल्ट इन्हीं के बीच में कहीं पर होने वाला है, दिस विल बी दी रिजल्टेंट। ठीक है, अब ए के साथ का जो एंगल होगा उसे अल्फा बोल देते हैं। मैं tan अल्फा निकालना चाहता हूं। ठीक है, मैं पुराना वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगा। tan अल्फा की वैल्यू होती है b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये पुराना वाला फॉर्मूला है। इसी में हम ध्यान से देखिए, अभी हमें किन दो वेक्टर्स का रिजल्ट करना है, a और माइनस बी। ठीक है, माइनस बी का मैग्नीट्यूड b के ही बराबर होगा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो, है ना, माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड तो b के ही बराबर होगा। अभी मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड a, एक का मैग्नीट्यूड b, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो मुझे रिजल्टेंट का a के साथ एंगल चाहिए। तो पुराने वाले केस में a और b के बीच में एंगल थीटा था, अभी a और इस b के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। यानी पुराने वाले फॉर्मूले में थीटा की जगह सिर्फ 180 माइनस थीटा प्लेस कर दें, ज़्यादा डेरिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पुराने ही वाले डेरिवेशन में हम थीटा की जगह दो जो वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं उनके बीच का एंगल कंसीडर कर लेते हैं, तो आपको रिजल्ट और ए के बीच का एंगल मिल जाएगा, है ना। तो यहां पर भी 180 माइनस थीटा, यहां पर भी 180 माइनस थीटा। ठीक है, सॉल्व कर लो। सो ये क्या आ जाएगा, b साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, अपॉन a का मैग्नीट्यूड प्लस b कॉस 180 माइनस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और ये वाला प्लस हटा करके माइनस। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। एडिशन वाले फॉर्मूले से सिर्फ एक माइनस साइन नीचे चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम है। वैसे ही अगर आप tan बीटा की बात करते हो, यानी कि b वाले वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, तो a और b को एक्सचेंज कर दो, a साइन थीटा अपॉन b माइनस a कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है। अभी ना मैं आपको सब्सट्रैक्शन के कई सारे एग्जांपल्स बताने वाला हूं, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो हम सीधा एग्जांपल्स पे मूव करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। यहां तक पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो देखो हम इन 5 सवालों को पहले सॉल्व करते हैं बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए। पहला सवाल, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60। मुझे a माइनस बी चाहिए, है ना, सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं हम।
हमें चाहिए ए माइनस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो और डायग्राम में डायरेक्शन भी बता देंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा बी वेक्टर ऑलरेडी हमें गिवन है, मैं मेन डायग्राम के अंदर ही माइनस बी वेक्टर को बना देता हूं। क्या माइनस बी वेक्टर जस्ट अपोजिट बन जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड x के ही बराबर होने वाला है। तो अब अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, आपको ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर को ऐड करना है। a माइनस बी मतलब a प्लस माइनस बी, है ना। माइनस बी और a को ऐड करना है। इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना होगा, 120, 180 माइनस 60, 120। तो कॉस 120 हो जाएगा -1/2। दैट मीन्स -1/2 से 2 चला गया और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चला जाएगा, x ही आंसर आ जाने वाला है। ये तो हमें पता ही था, यही होना है। अगर दो सेम वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स 120 डिग्री एंगल पर होता है तो रिजल्ट कितना आता है, सेम, है ना। तो आंसर इज x। अगर एडिशन में एंगल होगा 120, सब्सट्रैक्शन में एंगल होगा 60 और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है सेम, तो रिजल्टेंट का भी वही मैग्नीट्यूड आने वाला है। क्लियर है। अगला सवाल, अगर मेरे पास a वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड a, b वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड b गिवन है, दोनों 90 डिग्री एंगल पर हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, इस बार हम फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा, पिछले वाले सवाल को फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देखें। सर आपने ये तो कॉन्सेप्ट से बता दिया कि a माइनस बी का मतलब a प्लस नेगेटिव ऑफ b होता है। आपने जो फॉर्मूला लिखा है इससे भी सॉल्व करके बताओ, क्योंकि हम हो सकता है डायरेक्टली फॉर्मूला सोच करके लिखें आंसर। तो फॉर्मूले से देख लेते हैं फर्स्ट वाले का ही आंसर, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है a और b के बीच का एंगल। हमेशा याद रखो, थीटा एंगल हमेशा पॉजिटिव a और पॉजिटिव b के एंगल को ही लिया जाता है। तो यहाँ पर a और b के बीच का एंगल 60 है। आप यहाँ पर cos 60 ही लिखना, और सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा फॉर्मूले में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस 60 होगा 1/2। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर और इसका रूट x ही आंसर आ जाएगा, सेम आंसर, ठीक है। डिफरेंट नहीं आने वाला है, ओके। तो मैं यहां से थोड़ी सी स्पेस खाली कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके लिख लेना, ठीक है। ठीक है, तो 90 डिग्री पर अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं, तो क्या करें, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। बच्चों ये सारे मैग्नीट्यूड्स हैं, सब मैग्नीट्यूड्स हैं, सारे मैग्नीट्यूड हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना कि सर माइनस ए लिखें या माइनस बी लिखें, सारे मैग्नीट्यूड्स हैं। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सब मैग्नीट्यूड है। फॉर्मूले का माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया, और कॉस a और b के बीच का एंगल कितना है, 90, कॉस 90 कितना हो जाएगा, हटाओ। सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है। सर ये आपने फॉर्मूला वाइज कर दिया, इसको जरा कॉन्सेप्ट वाइज बताना कैसे होता है। ये a वेक्टर है, माइनस b वेक्टर कहाँ पर होगा, नीचे। ये 90 था तो ये भी 90 होगा। a वेक्टर माइनस b वेक्टर अभी भी 90 एंगल पर है, तो इन दोनों का रिजल्ट ही करना है, a माइनस बी आ जाएगा। इन दोनों का रिजल्ट, एक का मैग्नीट्यूड a, एक का मैग्नीट्यूड b,
दोनों 90 डिग्री एंगल पर, क्या रिजल्ट आना चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, वही आया है। तो कैसे भी करो, कॉन्सेप्ट से करो या फॉर्मूले से करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाले आप एक बार पॉज करके लिख लेना बच्चों, मैं यहां पर थोड़ा सा और स्पेस खाली कर रहा हूं। फिर आते हैं तीसरे सवाल पे। अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों 120 डिग्री एंगल पर हैं, तो अगर ये दोनों 120 डिग्री एंगल पर हैं, मुझे a माइनस बी करना है, दिस इज b वेक्टर है ना, दिस इज b वेक्टर, मुझे a माइनस बी करना है, तो a अपनी ही जगह पर रहेगा और इस b की जगह मुझे माइनस बी बनाना पड़ेगा, माइनस बी जस्ट अपोजिट आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड x के ही बराबर होगा। तो अल्टीमेटली अगर ये 120 था तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है जिनके बीच में एंगल कितना है, 60। तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, याद करो बच्चों, √3x। 60 डिग्री एंगल पर दो सेम मैग्नीट्यूड्स के वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, √3 टाइम्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, √3x विल बी द आंसर। ठीक है, अगला सॉल्व करते हैं। अगला 4th और 5th बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से थोड़े और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे आपके। a और b अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट कितना होता है, a प्लस बी, रिजल्टेंट कहते हैं a प्लस बी, कितना होगा 7। अब रही बात a माइनस बी, a वैक्टर इधर है, b वैक्टर भी इधर है। अगर मुझे a माइनस बी करना है, इसका मतलब b की जगह मैं माइनस बी लिख दूं, दिस इज माइनस बी वैक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। अब अल्टीमेटली मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, रिजल्ट करना है, ऐड करना है। a प्लस माइनस बी यानी a माइनस बी हो गया, इन दोनों का रिजल्ट कितना होगा बताओ, रिजल्ट ऑफ a माइनस बी कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। अपोजिट डायरेक्शन में है ना बच्चों, अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करने हैं, अब तो इनको ऐड ही करना है ना, मैंने b को माइनस बी कर दिया है, अब तो ऐड करना है, सिंपल। तो दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐड करना है, तो मैग्नीट्यूड्स के लिए क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल नहीं हो जाएगा फोर्स, तो 4 माइनस 3 1, क्लियर है। वैसे ही अगले वाले को देखते हैं। अगर इसके अंदर a वेक्टर इधर की साइड है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और b वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, अगर मुझे a माइनस बी करना है तो सबसे पहला काम क्या है, b को चेंज करके माइनस बी लिखो, इस b को यहां से हटा करके डायरेक्शन अपोजिट कर दो, इसे क्या लिखते हैं, माइनस बी वैक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, बड़ा आसान काम है, b को अपोजिट कर दो, लिख लो, फिर a के साथ सीधा ऐड करो। अब इन दोनों को ऐड करोगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 7 इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर है, मेरे ख्याल से सब्सट्रैक्शन अभी आपको क्लियर हो चुका होगा, बड़ा सिंपल सा मीनिंग होता है, सॉल्व करना भी बड़ा आसान है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। एंगल के लिए आप ये दो फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं जब भी सवाल पूछे तब, और ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, दो छोटी छोटी चीज़ें जो कि आगे काम आ सकती हैं, उन दोनों को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब बेसिकली हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों सीख लिया है, तो हम बहुत सारे सवाल सॉल्व करने वाले हैं इनके बेस पर, डिफरेंट टाइप के सवाल, PYQs में आए हुए क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। उससे पहले दो छोटी छोटी चीज़ें। पहला पॉइंट कि पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखो, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहां पर मेरे पास एक कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 2,4, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ए पॉइंट।
ए की पोजीशन का वेक्टर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा और उस पॉइंट पर एंड होगा, तो इस वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? देखो इसका x कंपोनेंट कितना होगा 2, इसीलिए तो x कोऑर्डिनेट 2 है। इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4, इसीलिए तो y कोऑर्डिनेट 4 है। तो क्या हम इसे 2i कैप प्लस 4j कैप लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। सो दिस इज ए वेक्टर बोल देते हैं इसे, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास कोई भी जनरलाइज सिचुएशन x, y एक पॉइंट है, तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ओरिजिन से एक वेक्टर उस पॉइंट तक आ रहा है और उसे लिखने का तरीका होता है xi कैप yj कैप। क्लियर है? ठीक है, अगला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर एक पोजीशन से x1, y1 से मूव करता करता x2, y2 तक जा रहा है ना, तो ये जो वेक्टर है x1, y1 से x2, y2 मैंने डायरेक्शन शो कर रखी है। दिस इज a इज द इनिशियल पॉइंट, b इज द फाइनल पॉइंट। तो a से b वाला जो वेक्टर है आप इसे कैसे लिख सकते हैं? यही हम सीखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर। तो ध्यान दें, ए पॉइंट तक के वेक्टर को ओरिजिन से क्या लिख सकते हैं? इसे लिखा जा सकता है, ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? x1i कैप प्लस y1j कैप। वैसे ही बी वेक्टर तक के वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन को हम क्या बोल सकते हैं? x2i कैप प्लस y2j कैप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने 3 वेक्टर्स बना दिए हैं। ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया और ये ab वेक्टर हो गया। क्या a वेक्टर और ab वेक्टर कंटिन्यूस वेक्टर्स हैं? देखो विदाउट डायरेक्शन चेंज ये दोनों कंटिन्यूस वेक्टर्स हैं। यहां से यहां तक कंटिन्यू, यहां से यहां तक कंटिन्यू। और b वेक्टर इनका जस्ट अपोजिट हो गया। ये कंटिन्यूस वेक्टर नहीं है, पर ये ट्राइंगल तो फॉर्म कर रहा है, ट्राइंगल लॉ लग रहा है यहां पर। यानी a वेक्टर और ab वेक्टर कंटिन्यूस हैं, तो इन दोनों का रिजल्ट वेक्टर एडिशन क्या b वेक्टर के बराबर हो जाएगा? क्योंकि b वेक्टर इस साइक्लिक चेन को ब्रेक करता हुआ अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस्ड है। ठीक है, तो यहां से हम ab वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? b वेक्टर माइनस a वेक्टर। यानी ab वेक्टर को लिखने का तरीका क्या हो गया? x2i कैप प्लस y2j कैप माइनस x1i कैप प्लस y1j कैप। यानी x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1j कैप। सो फाइनली इसे क्या बोल सकते हैं? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, है ना। ये जो फाइनल पॉइंट है AB में फाइनल पॉइंट B होगा ना, तो B का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये शॉर्टकट हो गया। किसी भी डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टकट इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां तक भी आप लोग नोट कर लो। इसके बाद फिर हम बहुत सारे सवाल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ आती है तो उस टॉपिक को आप 2x पर स्पीड अप करके देख सकते हो और सीधा सवालों पे बढ़ सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं कि इसका जस्ट अगला वीडियो जिसमें केवल सवाल और जवाब ही हम सॉल्व करने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां तक थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।